नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। नोएडा शहर के अनसुने किस्से विनोद शर्मा टॉक शो में यह सीरीज हमारी लगातार जारी है। और इस सीरीज में हम नोएडा के ऐसे दिलचस्प 49 साल के सफर में बातें करते हैं जो नोएडा शहर को उसकी सफर की याद दिलाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एनपी सिंह जी, जो डीडीआरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं और पहले फोनरवा के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सिंह साहब। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सिंह साहब, एक बात बताइए कि नोएडा के बारे में, क्योंकि आप मूलतः तो नोएडा के नहीं है, जहां से आए हैं आप, पहली बार आपने नोएडा के बारे में कब सुना था? और वो अपने घर से नोएडा तक के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा गांव पड़ता है जिला मुरादाबाद में, एक तहसील ठाकुर द्वारा है। वहां जी। पर मेरा छोटा सा गांव है रामूवाला सेखू। जी। रामूवाला सेखू एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देहात शहर होता था उस वक्त। मैं अगर बात करूं 1980 तक मैं वहीं पर रहा हूं गांव के अंदर में। जी। हमारे गांव में स्कूल भी नहीं थे, दूर दराज हम लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे। जी। रास्ते नहीं थे, खेतों में गिरते पड़ते हम लोग स्कूल पहुंचा करते थे। हम्म। तो समस्याएं थी उस वक्त, लेकिन उस समय पढ़ाई भी अपने आप में एक संघर्ष था। और हम हम्म। दूर दूर जाकर स्कूल में पढ़ के हम लोगों ने, मैंने 1980 में मुरादाबाद से एमए इकोनॉमिक्स में पास किया था। हम्म। उसके बाद में दिल्ली नौकरी की तलाश में आए। और हम्म। दिल्ली आने के बाद हमने एक सिक्योरिटी कंपनी में एक फील्ड अफसर की नौकरी ज्वाइन करी मैंने। हम्म। और वहां पर करने के बाद वहीं काम शुरू किया, और वहीं से जानकारी हुई कि नोएडा में नोएडा बन रहा है और छोट कुछ यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। तो मैं हम्म। सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से यहाँ पर गार्डों को चेक करने के लिए नोएडा आता था जी। 1980 में। और हम्म। यहाँ पर देखा कि धीरे धीरे यहाँ पर उद्योग, बहुत ही कम उद्योग थे उस वक्त तो। हम्म। दूर तो हम पैदल चला करते थे। जहाँ हम्म। पर ये स्कूल है हरोला गांव का, यहाँ स्कूल हम्म। के अंदर में एक नीम का पेड़ हुआ करता था, पीपल का पेड़ होता था, उसके अंदर एक छोटा सा ढाबा था। वहां पर आकर हम धूप में बैठा करते थे गर्मी में। धूप में लगते लगते हुए पेड़ की ठंड में बैठ के, वहां पर एक दुकान थी छोटी सी, वो छोले चावल दिया करते थे हम लोगों को। तो हम्म। 50 पैसे में पेट भर के खाना हमें मिल जाता था और पानी मिल जाता था वहां पर। तो हम्म। नोएडा बहुत धीरे धीरे उस वक्त स्टार्ट ही हो रहा था। हम्म। तो नोएडा में धीरे धीरे होते गए, हम लोगों ने सिक्योरिटी कंपनी, जगह जगह कंपनियों में गए, लोगों से बात की। सिक्योरिटी कंपनी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे उस वक्त। तो हमने हम्म। यहाँ पर सिक्योरिटी का कारोबार शुरू किया। और दिल्ली से नोएडा आकर 82 में हम लोग नोएडा में ही पूरी तरह से अपने आप को हमने स्थापित कर दिया। हम्म। यहाँ पर धीरे धीरे उद्योग बढ़ते गए, हम लोग इसमें काम करते गए। और फिर हम लोगों ने, कुछ और कंपनी आ गई सिक्योरिटी की, कुछ बड़ी कंपनी आ गई, ग्रुप 4 आ गई, एसएमएस आ गई, कई कंपनियां आई यहाँ पर। हम्म। उनके साथ मिलकर भी हमने नोएडा में एक सिक्योरिटी कंपनी की एक एसोसिएशन भी बनाई यहाँ पर। हम्म। और यहाँ पर योगेश चंद्रा जी 1985 में चेयरमैन थे। उनसे हमने डिमांड भी की थी कि नोएडा में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो हमारे सिक्योरिटी के लोगों को भी यहाँ पर रहने के लिए मकान और ऑफिसों के लिए जगह दिया जाए। लेकिन हम्म। इसके बारे में वहां पर कोई विचार नहीं हुआ और वो कुछ नहीं दिया गया था उस वक्त भी। हम्म। तो नोएडा में धीरे धीरे बढ़ता गया, जमीन भी सस्ती थी। उस वक्त 82-83 में यहाँ पर 8,000 के जनता फ्लैट दिए जा रहे थे, 18,000 16,000 में एलआईजी मकान दिए जा रहे थे। और हम्म। वो मकान एक एक मंजिल मकान बने हुए थे। हम्म। आज वो मकान 4 मंजिल बन चुके हैं, धीरे धीरे लोगों की जरूरत के मुताबिक बन गए हैं। लेकिन उस वक्त एक मंजिल मकान बनाकर दिए गए थे नोएडा की जनता को। हम्म। और यहाँ पर उद्योग लगाए जा रहे थे। उद्योगों के लिए भी एक पॉलिसी थी कि जो उनके मजदूर हैं उनके लिए कुछ मकान दिए जाएंगे। कुछ दिए भी गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी दिए गए। हम्म। धीरे धीरे नोएडा एक औद्योगिक शहर बनता गया, और फिर इसमें कमर्शलाइज लोगों की दुकानें, यहाँ पर मार्केट बननी शुरू हो गई। लोग, अब नोएडा दिल्ली से आना इतना बड़ा काम था कि 300 नंबर की एक बस आती थी जो कि आईटीओ से, केंद्रीय सेक्रेटरीट से चलती थी, सेंट्रल सेक्रेटरीट से आईटीओ पे। उसमें 10-20 आदमी एक्स्ट्रा उसका हत्था पकड़ के लटक जाते थे, बड़ी मुश्किल से नोएडा आया जाता था उस वक्त। हम्म। लेकिन आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, बहुत छोटा सा सड़क होती थी। और नोएडा आना दिल्ली से बड़ा मुश्किल काम था, आना और जाना बहुत मुश्किल काम होता था यहाँ पर। लेकिन हम्म। आज नोएडा के निवासियों ने, नोएडा के व्यापारियों ने, नोएडा के उद्यमियों ने यहाँ पर इतना काम करके कि नोएडा को बहुत अच्छी स्टेज में ले गए। और आज नोएडा को हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनाया गया।
तो इसमें सभी लोगों का योगदान है, चाहे यहाँ के उद्योगपति हों, चाहे यहाँ के व्यापारी हों, चाहे यहाँ के निवासी हों, चाहे यहाँ के गांवों के लोग हों जिन्होंने अपनी जमीन देकर नोएडा को बसाया है। और हमारी हम्म। सरकार ने भी नोएडा के लिए काम किया है। तो नोएडा आज एक बहुत अच्छा शहर बन गया। लेकिन संघर्ष बहुत हुआ है इस बीच। हम्म। बहुत सारी हम्म। आरडब्ल्यू ने संघर्ष किया है यहाँ पर। धीरे जी। धीरे करके यहाँ के निवासियों ने संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम्म। सभी लोगों का योगदान नोएडा के विकास में है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे काम हमारे नोएडा की जनता ने और नोएडा के व्यापारियों ने और नोएडा के उद्योगपतियों ने मिलकर इस शहर को आगे ले गए। आप जब पहले दिन नोएडा आए थे, क्योंकि आप दिल्ली में जी। पहुंचे, सीधे दिल्ली में ही काम किया, और आपने बताया कि मैं फील्ड अफसर के रूप में यहाँ कुछ कंपनियों में आया था। जब आप पहले दिन नोएडा आए थे तो उस दिन का अनुभव बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो यहाँ बड़ी मुश्किल से एक बस का हत्था पकड़कर मैं यहाँ नए बांस पर आकर उतरा था। वहां हम्म। से पैदल नोएडा में धूप, चिड़चिड़ाती धूप में मैं घूमने के लिए, अपने दो तीन इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर जिसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, तो उन हम्म। कंपनियों में पैदल मैं यहाँ पर घूमा तो बहुत तगड़ी धूप थी। हम्म। और जो हरोला स्कूल है उसके हम्म। पास में, स्कूल के अंदर में एक जो पेड़ होता था पीपल का, वहां पर जो दुकान होती थी, मैंने वहाँ 50 पैसे में छोले चावल खाए और एक बहुत बड़े गिलास में पानी पिया और मेरे मन को तृप्ति मिली। और हम्म। उसके बाद में घूम कर यहाँ से रात को गया तो पूरी तरह से मैं थक चुका था। उस वक्त हालांकि बहुत यंग एज थी, मैं 20-22 साल उम्र रही होगी उस वक्त मेरी। हम्म। और उस वक्त मैं बड़ा अच्छा यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद मुझे लगा कि नोएडा एक तरक्की का शहर बनेगा, लेकिन इसको बनने में टाइम लगेगा। और बहुत ही दूर दराज में इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर, बहुत कम फैक्ट्री थी यहाँ पर। तो बड़ा हम्म। मुश्किल था यहाँ पर नोएडा में आना और घूमना। और यहाँ पर कोई भी सवारी, ना यहाँ पर रिक्शा उस वक्त होती थी, ना कोई घोड़ा तांगा था, ना यहाँ पर कोई बस थी, ना यहाँ पर मतलब कोई भी सवारी ऐसी नहीं थी जो लोकल हम वहां पर घूम सकें। हालांकि मैंने उसके 3-4 महीने बाद एक साइकिल लेकर यहाँ पर छोड़ी, ताकि मैं नोएडा जब भी दिल्ली से आऊं तो यहाँ साइकिल उठाऊं और उससे घूमना शुरू किया था मैंने यहाँ। हम्म। जी। अच्छा, आपने नोएडा को 1982 से अब 2025 तक देखा है, जी। और इस सफर में आप नोएडा की भूमिका भी जानते हैं कि नोएडा में शुरू में नोएडा ने हर वर्ग के लोगों के लिए, एक कल्याणकारी संस्था के नाते, हर वर्ग जी। के लोगों के लिए फ्लैट बनाए, ईडब्ल्यूएस बनाए, एलआईजी बनाए, एमआईजी बनाए, एचआईजी बनाए, और उस तरह के लोगों की जरूरत के हिसाब, जैसी उनकी इनकम थी उस हिसाब से उनका पहले रजिस्ट्रेशन करा के ये आइडिया लिया कि आप ये फ्लैट ले सकते हैं, इतने में ले सकते हैं, और आपको इतने दिन में मिलेंगे। उसकी किस्त जो है कहीं 40 रुपए थी, कहीं 100 रुपए थी, कहीं 120 रुपए महीने की किस्त पर वो लोग घर बने। ज्यादातर लोग सरकारी थे जो यहाँ आए। वो कल्याणकारी योजना में एचपीटीए के तहत लोगों को मकान दिए जाते थे। आज जब हम इतने साल बाद देखते हैं, क्या उस वर्ग की जो जरूरतें हैं मकान की, क्योंकि जो जिन्होंने 1980 में मकान लिए होंगे, आज उनकी तीसरी जनरेशन हमारे सामने है, और उनके सामने ये संकट है कि वो नया घर खरीदने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नया घर बिल्डरों के पास है, प्राधिकरण के पास कोई फ्लैट है नहीं। तो ऐसे लोगों की समस्या ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोगों ने फ्लैट खरीदे, उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, कि उन्होंने दूसरी मंजिल बना लिया, तीसरी मंजिल बना लिया। इस पर प्राधिकरण काफी असमंजस में, पब्लिक भी है, प्राधिकरण भी है। क्या आपने कभी सोचा कि 60-70 हजार ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, नोएडा में उस वक्त बहुत कम लोगों को ये फ्लैट दिए गए थे, जी। जो ये पॉलिसी थी। उसके बाद ये मकान जब बेच दिए गए, बहुत सारे लोगों को मकान नहीं मिले, और जिन लोगों को मिल गए उनके परिवार में, देखिए, एक आदमी रहता है, उसके 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, हम्म। उनको अब आगे तो फ्लैट मिलने का कोई स्कोप रहा नहीं। तो हम्म। उन्होंने उस पर 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना दी। हम्म। जनता फ्लैट, अगर आप 12 सेक्टर चले जाइए, एलआईजी में चले जाइए, बारह जो पुराने सेक्टर हैं, चाहे वो 11, 12, 14, 15, 20, 19, इन सेक्टरों में जब फ्लैट, 22 सेक्टर, इनमें फ्लैट बने थे, उस वक्त सिंगल स्टोरी मकान बनाकर दिए गए थे। हम्म। उसके बाद में उन लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना लिए, वो मकान बन चुके। नोएडा प्राधिकरण ने उस वक्त किसी को नहीं रोका जब वो मकान बनाए जा रहे थे। हमारे हम्म। जेई हों, एई हों, या बड़े अधिकारी हों, किसी ने भी उनको रोका नहीं। उनकी देखते देखते मकान 4 मंजिल तक बन चुके। हम्म। 4 मंजिल मकान बनने के बाद अब आज उनके ऊपर धारा 10 लगाकर उनके ऊपर
आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने एंक्रोचमेंट किया है, ना वो मकान को बेच सकते हैं, ना वो मकान पे को मॉर्गेज कर सकते हैं, उस पर लोन भी नहीं ले सकते। तो ये दिक्कत आज की डेट में पैदा हो गई है कि वो अपने मकान को कुछ भी नहीं कर सकते, बेचने की स्थिति में भी नहीं है। नोएडा प्राधिकरण का धारा 10 का नोटिस लग गया है। नोएडा के जेई मालिक होते हैं, चाहे तो वो उसको रिपोर्ट लगा दें पैसे लेकर, चाहे वो उसको रोक के बैठ जाएं। तो हम्म। इस पर पॉलिसी हमारी सरकार को, हमारी प्राधिकरण को बनानी पड़ेगी कि जो मकान बन चुके वो तोड़े तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम्म। उनकी जरूरत है, उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक मकान बनाए हैं। तो हम्म। इन लोगों को हमारी सरकार को ये कर देना चाहिए कि उस वक्त का उसका सर्किल रेट लेकर और उनको रेगुलाइज कर दें। जो मकान बन गए उनका पैसा ले लें, पैसा लेके सरकार को आमदनी होगी, सरकार को पैसा मिलेगा उसका। उस हम्म। आदमी को भी लगेगा कि भाई मैंने मकान बना लिया तो इसका पैसा मुझे देना जायज बनता है। तो नोएडा प्राधिकरण उनसे पैसा ले ले उसका, उनको रेगुलाइज कर दे और उनके धारा 10 को हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी काम सारे हो रहे हैं लेकिन हम्म। पैसा लगता है। और पैसा किसको जा रहा है? सरकार को तो कोई पैसा मिल नहीं रहा। ना हम्म। मकान मालिक की जेब से पैसा निकल गया, सरकार को 1 रुपया मिला नहीं। अब वो हम्म। बीच के कुछ दलाल होते हैं, कुछ हमारे दूसरे अधिकारी होते हैं, वो पैसा बांट के उसको खा जाते हैं, और उससे ना तो सरकार को लाभ है ना उस मकान मालिक को लाभ है। तो हम्म। मेरा तो ये सुझाव है कि हमारी सरकार को ये चाहिए कि जो इस तरह के मकान बन चुके हैं उन मकानों को सर्किल रेट का पैसा लेकर उनको रेगुलाइज कर देना चाहिए, और उन पे जैसा दूसरे मकानों के साथ किया जा रहा है उनको मुख्य धारा में ले आकर उन पे उनका ट्रांसफर, उनका खरीदना बेचना, उनका मॉर्गेज, जो भी उनको कार्यक्रम करने उन पर लागू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। ऐसा ही उद्योगों में भी है, ऐसा ही कमर्शलाइज में भी है। तो हम्म। जहां इस तरह की दिक्कत है वहां प्राधिकरण को सोचना पड़ेगा। और अभी जिस तरह की ये दलालबाजी की जा रही है इसको बंद करना पड़ेगा, तभी हमारे लोगों का हित भी होगा। और इसको एक सरकार को सही तरीके, इसका एक मैसेज भी अच्छा जाएगा लोगों में कि भाई हमारी सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि भाई जिन लोगों ने ज्यादा बना लिए उनसे ज्यादा पैसे ले लिए गए और उनको मकान का मालिक बना दिया गया। सबसे पहली चीज तो आज तक हम लोग पहले से डिमांड करते चले चले आ रहे हैं कि फ्री होल्ड होना चाहिए नोएडा। हम्म। फ्री होल्ड को बीच में अटका कर रखा हुआ है। जब तक फ्री होल्ड नहीं होगा तब तक हम्म। ये समस्याएं बनी रहेंगी। हम्म। फ्री होल्ड का मतलब ये नहीं है कि हम गलत एंक्रोचमेंट करें। उसको हम्म। अगर एक आदमी के मान लो 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, हम्म। उसे 3 हिस्सों में बांटना पड़े तो ना तो फ्लोर वाइज दे सकता अपने बच्चों को, ना वो हम्म। उसके पार्ट कर सकता है। तो ये हम्म। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी कि भाई आपके 3 बेटे 4 बेटे, परिवार को अगर आपको 3-4 हिस्सों में बांटना भी पड़े मकान को, आप 500 मीटर का मकान लेकर बैठे हो, 400 मीटर का मकान लेकर बैठे हो, और उसमें एक ही मियाँ बीवी 2 आदमी हैं और 2 उनके बच्चे हैं, वो या तो बाहर चले गए या वो अलग रहना चाहते हैं, तो ये समस्याएं हैं। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए हमारी सरकार को कि वो उनको फ्री होल्ड करें, और फ्री होल्ड के साथ साथ उनको हिस्सों में बांटकर देने का, परिवार में बांटने का कम से कम ऐसा वो कर दें कि भाई परिवार के लोगों को ब्लड रिलेशन में तो कम से कम उन लोगों को बांटा जा सके। तो अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। अब अभी तक सरकार एक जैसे अंग्रेजी कलेक्टर का राज चलता है उस तरह से प्राधिकरण का चलता है। प्राधिकरण चाहे तो कुछ भी करके बैठ जाए। जनता की यहाँ नोएडा के बोर्ड में ना तो हमारी एमपी की ना एमएलए की बोर्ड में कोई कहीं मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। नोएडा की जनता की कहीं सुनवाई नहीं होती। नोएडा की जनता की सुनवाई, जो नोएडा के भुक्तभोगी लोग हैं, जो यहाँ के समझदार सामाजिक लोग हैं, उन लोगों को नोएडा बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। नोएडा बोर्ड में उनकी बात को बोर्ड में सुना जाना चाहिए। एमपी एमएलए और हमारे आरडब्ल्यूएच के लोग हैं जो अपने अपने आरडब्ल्यू को संभालते हैं। गाँव अब यह प्रधान भी खत्म हो गए, गाँव के जितने आसपास में प्रधान थी वो सब खत्म कर दिए गए। हम्म। तो हमारे आरडब्ल्यूए के लोगों को वो महत्व दिया जाए जो हमारे ग्राम प्रधानों को दिया जाता है, और उन लोगों को बोर्ड में शामिल कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अब अकेले अगर हमारी नोएडा प्राधिकरण अपनी मर्जी से काम चलाए तो वो चीज नहीं है। उसके लिए तो फिर जनता में आवाज उठेगी और वो सारे काम किए जाएंगे। तो मेरा तो ये अनुरोध है सभी लोगों का और आपके माध्यम से भी कि यहाँ पर बोर्ड में नोएडा के स्थानीय लोगों को शामिल करें। यहाँ पर जो हमारे ये पुरानी पॉलिसीज हैं धारा 10 की, इसको विचार करें, इसको बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए, और नोएडा की जनता के हित में पॉलिसी आनी चाहिए, जनता के हित के लिए काम किए जाने चाहिए। ये हम्म। मेरा अनुरोध है। चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर है, इंडस्ट्री में भी यही स्थिति है, यहाँ पर कमर्शलाइज में भी वही स्थिति है।
जो पुरानी मार्केट आपने देखा होगा, सेक्टर 12-22, जितनी सिंगल स्टोरी मकान ये दुकानें बनाई गई थी, वो दुकानें वहीं सिंगल स्टोरी बनाकर वो फिलअप हो रही है सारी की सारी मार्केट। उन मार्केट में 2 मंजिल 3 मंजिल बना देना, अलाउ कर देना चाहिए, ताकि ऊपर नीचे वो पूरी मार्केट चल सके। अब आप देख रहे हैं कि नोएडा की मार्केट सारी उजड़ हो रही है, बड़े बड़े मॉल खुल गए, पुरानी दुकान जो उस वक्त 1980 81 82 में जो लोग संघर्ष करके नोएडा में आए थे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे निवासी हो, उनके बारे में उनको कोई सुविधा दी नहीं जा रही। आप नए नए अलॉटमेंट लाखों करोड़ों रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, मॉल के अंदर जा रहे हैं, तो पुराने दुकान वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको ऊपर बनाने की परमिशन नहीं है। उनको ऊपर बनाने का 2 मंजिल 3 मंजिल आप पैसा जमा करवा ले प्राधिकरण, लेकिन उनका कम से कम उद्धार तो हो सकता है। अगर 3 मंजिल 4 मंजिल मार्केट वो बनेंगी तो वहां मार्केट बन जाएंगी, लोग वहां सामान खरीदने जाएंगे। मार्केट में 4-4 दुकानें, 5-5 दुकानों की मार्केट बनी हुई है, 4 दुकानों 5 दुकानों में की मार्केट चला करती है क्या? अगर वहां और 3 मंजिल बन जाएंगे, 2 मंजिल और बन जाएंगी, तो दुकानें भी ज्यादा हो जाएंगी, दुकानें चलेंगी भी, और लोगों को लाभ भी होगा। और एक अगर किसी के 3 बेटे 4 बेटे, तो उनको वो दुकानें अलग अलग करके भी दे सकेंगे। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इन चीजों से हो सकता है। और इस पे अब एक मैंने देखा, 12 सेक्टर की बात करें तो वहां पर पूरा वेंडर जोन बना दिया। वेंडर जोन में पूरी की पूरी जो सड़कें हैं वो सारी खत्म कर दी गई, सड़कें दोनों तरफ से पूरी बंद हो गई है, एक तरफ पतली सी सड़क रह गई अगर आप उधर से आए तो। वहां पर वेंडर जोन बनाने को राइट नहीं बनता। हमने ये सुझाव दिया था प्राधिकरण को कि यहाँ पर नाले हमारे खुले पड़े, सारे नालों में बदबू आ रही है, सारे में मच्छर पैदा हो रही है, सारे की साफ सफाई करने पे करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, इन नालों को कवर कर दें, प्लान के साथ कवर करें, और इनके ऊपर आप मार्केट बना दीजिए। जो हमारे वेंडर जोन के जितने लोग यहाँ पर सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको सबको वेंडर जोन बना के नालों के ऊपर अलॉट कर दीजिए, सबको दुकान दे दीजिए, सब काम करेंगे वहां पर, क्या दिक्कत है? सेक्टर 11 का नाला आप देख लीजिए, पूरा खुला पड़ा है, 15 में नाला खुला पड़ा है, 19 सेक्टर में कुछ बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रही सरकार को। उनपे मार्केट बनाकर वेंडर जोन वालों को स्थापित कर दें वहां पर, और इसको सुंदर शहर बनाया जा सकता है नोएडा को। ये वेंडर जोन से तो शहर को बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से। शहर कहाँ दिख रहा है? झुग्गी वाले आपने बसा दिए गए। क्या नोएडा में कोई झुग्गी बिना प्राधिकरण की मर्जी के बस सकती है क्या? कोई मकान पे 1 मंजिल 2 मंजिल बिना प्राधिकरण की मर्जी के बना सकता है क्या? यहाँ पर कोई काम ऐसा हो सकता है जो प्राधिकरण की बिना मर्जी के हो जाएगा? लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने अपनी पॉलिसी के, गलत पॉलिसियों के चलते हुए, इन्होंने पूरे शहर में झुग्गियां डलवा दी, पूरे वेंडर जोन को खराब कर दिया, पूरे मकानों को खराब कर दिया। इनको पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर साफ सुथरा प्लान लाकर काम करना चाहिए। जिन्होंने मकान बना लिए हैं उनको कहीं आप सिस्टम से मकान बनाइए, 3 मंजिल 4 मंजिल की आप परमिशन दें उनको बनाने की, उसको धारा 10 से बिल्कुल हटाएं, और उनसे पैसा जमा करवा लें, जो पैसा उन पर जायज बनता है। हर एक आदमी साथ देगा इसमें। तो मेरा ये अनुरोध है कि इसमें पहले तो नोएडा प्राधिकरण को नोएडा की जनता की राय जाननी चाहिए, नोएडा के जनता के लोगों को साथ लेना चाहिए। इनके पास इंजीनियर नहीं है काम करने के लिए, इनके पास जेई रिटायर हो चुके हैं, इनके अधिकारी आधे से ज्यादा रिटायर कर्मचारी इनके रिटायर होकर घर बैठ गए हैं। अब जब भी बात करते हैं कहते हैं हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है जी। हमारे पास हैं, हमारे आरडब्ल्यूएच के पास बहुत कर्मचारी हैं, बहुत अधिकारी हैं। आप क्यों नहीं हमारे लोगों को यूज करते? आप हमारे आरडब्ल्यूए से सहयोग लीजिए। हमारे रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे हमारे सेक्टरों के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं। भाई उनका सहयोग लीजिए ना, आप पैनल बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लोग सेवाएं देने के लिए तैयार है। लेकिन सेवाएं लेने वाले तो हों। नोएडा प्राधिकरण केवल अपनी मर्जी से काम करते हैं, कभी किसी से सलाह लेने की बात नहीं करते, किसी का सहयोग लेने की बात नहीं करते, सारी चीज उन्होंने अपने सिस्टम से चला रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि नोएडा प्राधिकरण को यहाँ की जनता का साथ लेना चाहिए, जनता का सहयोग लेना चाहिए, और जनता के सुझाव लेकर उस पर उनको काम करना चाहिए। मकान, दुकान, फैक्ट्री, सब काम करने वाले, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छे निवासी हैं। उनका सहयोग करें, उनका सहयोग दें, और उनकी बात को सुने। और सुनने के बाद जो पहले मीटिंग होती थी, आजकल वो मीटिंग भी नहीं हो रही है, तो मीटिंग भी करनी चाहिए। तो बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है। भाई विनोद जी, आपने एक अच्छा माध्यम दिया है हमारे अपनी बात रखने का। अगर हमारी बात उन तक आपके माध्यम से पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ काम होंगे, और नोएडा की जनता को काम करने के लिए फ्री में आरडब्ल्यू के अध्यक्ष महासचिव मिले हुए। कोई भी आरडब्ल्यू का अध्यक्ष कोई सैलरी नहीं लेता, महासचिव कोई सैलरी नहीं लेता।
यहाँ पर हम लोगों ने हर सेक्टर में गेट लगाए, हमने 1 रुपया भी प्राधिकरण से नहीं लिया। हमने गार्ड लगाए हैं, हमने सिक्योरिटी गार्ड का 1 पैसा भी प्राधिकरण से नहीं लिया। क्या यहाँ की हम्म, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या यहाँ की हम्म, साफ सफाई की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? लेकिन हमारे आरडब्ल्यू के लोग बिना सरकार से 1 पैसा लिए, एक हम्म, पैसा भी सरकार से नहीं लेते, बल्कि जीएसटी वगैरह सरकार को पे करते हैं। और हम्म, हमारे लोग हर सेक्टर में गेट लगाकर अपनी सिक्योरिटी, अपना चौकीदार लगाकर, अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा श्रेय हमारी आरडब्ल्यूएच को जाता है, जो आरडब्ल्यूएच पूरे शहर को शुद्ध साफ बनाने में आपकी मदद करनी। लेकिन हम्म, प्राधिकरण इस बात को नहीं मानता, वो भी उनपे और डंडा चलाने की कोशिश करता है। प्राधिकरण कहेगा यहाँ गेट क्यों लगा दिया, इस गेट को हटाइए, यहाँ सब बहुत सारी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे घर के सामने सेक्टर 32 में हर साल कूड़ा का ढेर लगाया जाता है, उसमें फिर आग लगाई जाती है, पूरे शहर को धुएं से पाट दिया जाता है। जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता उसकी। कहते हैं जी एक आदमी कोई आया था पागल, वो आग लगा के चला गया। अरे भाई, आग लगा के तो जब भी चला गया जब आपने यहाँ पर ये गंदा कूड़ा डाल दिया। अगर यहाँ कूड़ा नहीं पड़ा होता, आप यहाँ पर कई लाख रुपए गज की जमीन है, कई सिटी सेंटर लाखों रुपए मीटर की जमीन है, इसमें आप कूड़ा डाल रहे हो कहाँ की? तो क्या भाई, यहाँ पर कूड़ा डालकर आप आग लगवा के पूरे शहर को धुएं में डाल रहे हो। तो यहाँ पर बढ़िया मार्केट बनाइए, साफ सुंदर फर्स्ट क्लास सिटी सेंटर के नाम से ही जगह है, इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्यों नहीं इसको सुंदर किया जा रहा? क्यों यहाँ पर इस हम्म। बीच में कूड़ा करकट डालकर आग लगाई जा रही है? तो प्राधिकरण को इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अपनी मर्जी से अंग्रेजी कलेक्टर की तरह से सरकार चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा विनोद भाई। नोएडा की जनता का साथ लेना पड़ेगा, और जब तक नोएडा की जनता नहीं करेगी, अकेला प्राधिकरण कुछ नहीं कर पाएगा। आज अगर नोएडा सुंदर शहर है, तो नोएडा की जनता का, नोएडा की आरडब्ल्यू का भी उसमें विशेष योगदान है, मैं आपको बता देना चाहता आपने जो बात कही जो फ्लैट वाली, क्योंकि आप फोनरवा में भी रहे इतने दिन और डीडीआरडब्ल्यू में, कभी जी इन फ्लैट वालों का दर्द आपने लिखित में दिया या आप आगे देने की प्लानिंग है, क्या है अभी तक इसमें? हूं। देखिए, जिस वक्त यहाँ पर अमित मोहन प्रसाद जी आए थे, उन्होंने भी नोटिस जारी किए थे, सेक्टर 22 में, सेक्टर 36 में, कई जगह नोटिस जारी किए थे। हम्म, अमित मोहन प्रसाद जी थोड़े दिन रहे थे, तो हम हम्म, लोग उनके पास गए थे फोनरवा की तरफ से, और हमने जाके उनसे कहा था कि आप धारा 10 को हटाइए और हम्म, यहाँ के इन जो फ्लैट हैं इनको रेगुलाइज करिए। हम्म, उन्होंने हमारी बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। हम्म, तो उस वक्त यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में 3 मंत्रियों का पैनल आया था। हाँ, हमने उनसे शिकायत की थी हम्म, मंत्रियों के पैनल में कि हमें ये जो सीईओ हमारे अमित मोहन प्रसाद जी हैं, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। हमने इनसे बात की है बहुत सारे मुद्दों पर, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। हम्म, और कम से कम ऐसे अधिकारी को तो यहाँ ना रहने दिया जाए। हमने उनकी शिकायत की थी कायदे में। हम्म, तो उसके बाद अब जो भी सरकार की पॉलिसी रही हो, वो थोड़े दिन रहे थे फिर चले गए थे यहाँ से। हम्म, तो हमने उसके बाद भी कई बार ये कहा कि भाई ये धारा 10 होना नहीं चाहिए। अभी हम लोग फिर इस प्लान को कर रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण से हम बात करेंगे, ये धारा 10 हटाया जाए, इनको फ्री किया जाए, इनसे पैसा जमा करवा कर इनको रेगुलाइज कर दिया जाए। अगर हम्म। नहीं बात करते हैं, नहीं बात सुनी जाती, इसको नहीं किया जाता, तो फिर कुछ ना कुछ हमें कुछ आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के लिए काम करेंगे और जनता की बात को सुनेंगे और जनता की बात को प्रशासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करें। सिंह साहब, आपने फोनरवा के अध्यक्ष के रहते हुए डीएनडी से जनता को निजात दिलाई, जो डीएनडी पे टैक्स लगता था, उसके जी, पीछे की क्या कहानी है, कैसे शुरू हुई ये लड़ाई? देखिए, लड़ाई कोई नहीं थी। डीएनडी की पॉलिसी जब बन गई थी और हमने जाना आना शुरू किया था, तो उनकी पॉलिसी में वो हर साल 10% रेट बढ़ा देते थे। हमने उनसे कहा कि जी इतना रेट कहीं नहीं बढ़ता, आप इसको 10% मत बढ़ाइए। हमने उनसे हम्म, कई बार मीटिंग की, लेकिन हम्म, उन्होंने हर बार हमारी बात को अनसुना कर दिया। एक हम्म, बार हम इकट्ठे होके गए, उन्होंने कई बार हमें थाने में बैठा दिया गया, हमें जेल भेजने की धमकी दी गई। हम थे, नवाब सिंह नागर थे, हमारे विकास गुप्ता थे, बहुत सारे लोग थे जो शहर के लोग थे। हम हम्म, सब लोग मिलकर धरना प्रदर्शन किए, और धरना प्रदर्शन में हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद एक लास्ट मीटिंग में हम लोग गए जब वहां पर डीएनडी पर, तो वहां मिस्टर भार्गव उनके चेयरमैन होते थे। उनसे हमने कहा, मैंने कहा जी देखिए, आप 28 रुपए ले रहे हैं दोनों, एक तरफ का और 28 दूसरी तरफ का। आप एक काम करिए, एक तरफ से 20 रुपए कर लीजिए और दोनों तरफ का 30 रुपए कर लीजिए। जैसा कि हाँ, पूरे देश में कहीं भी जाता हाँ, है तो आधा लगता है, अगर दोनों तरफ का लगता है, सेम डे वापस आते हैं हम्म, तो आप 20 रुपए एक तरफ से ले लो और 10 रुपए दूसरी तरफ से वापसी आने का, एक ही तरफ से करते जाओ, तो ये जाम हम्म, भी नहीं लगेगा, पर्ची दिखा के निकलते जाएंगे लोग बाग। हम्म, तो वो कहने लगे, जी हम ऐसा कैसा कर सकते हैं कि हम गुरुद्वारे जाएंगे?
मैंने कहा, ये देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप गुरुद्वारा जाएंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, 20 रुपए में चलता रहेगा, बढ़ाइए मत इसको। तो हम्म। वो हमारे से नाराज हो गया और पुलिस बुलाई और हमें अरेस्ट करके सेक्टर 49 के थाने में बैठा दिया गया। हम्म। हम 2-3 घंटे वहीं बैठ के टाइम पास किए, शाम को हमें 3-4 घंटे बाद छोड़ दिया। हम्म। उसके बाद हमने क्या किया कि हम लोगों ने फिर दिमाग में आई कि यहाँ से काम चलेगा नहीं, तो हमने एक वकील साहब से संपर्क किया। एक वकील एडवोकेट रंजीत सक्सेना साहब हमें मिल गए किसी के माध्यम से। हम्म। हमने उनसे बात की कि जी हम डीएनडी पे पीआईएल लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लग जाएगी। हमने कहा जी हमारे पास पैसा तो होता नहीं कि हम बहुत सारे पैसे दे सकें, आप हम्म। फ्री में हमारा केस लड़ सकें तो बताएं। तो हम्म। वकील साहब कहने लगे, आप मुझे फाइल के पैसे दे देना, जो फाइल लगाऊंगा उससे मैं फीस नहीं लूंगा आपसे कुछ, आपका हम्म। केस लड़ेंगे। अच्छा। उन्होंने 4 साल तक हमारा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा। तो ओ। जब यहाँ आ जाते थे तो उनको हम रहने खाने की व्यवस्था करवा देते थे। हम हम्म। इलाहाबाद जाते थे तो उनको हम फाइल वाइल का जो कुछ होता था वो दे देते थे, बाकी उन्होंने हमसे कोई फीस का पैसा नहीं लिया। हम्म। 4 साल तक केस लड़ते रहे। हम्म। जब 4 साल हो गए तो हमें लगा कि भाई ये तो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके हम्म। अपनी अपील की कि साहब 4 साल से हमारी पीआईएल पे कोई फैसला नहीं हुआ। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक आदेश किया कि इस फैसले को 60 दिन में इसका निस्तारण किया जाए। हम्म। तो 60 दिन का टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया गया। हम्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी तो डीएनडी टोल वालों के बहुत सारे, कम से कम 20-22 वकील उनके जाते थे, और हम्म। हमारी तरफ से एक ही वकील होता था जो बेचारा बिना फीस के होता था। हम्म। ये चलता रहा चलता रहा, एक फीस, हम भी 2 बार गए इलाहाबाद हाई कोर्ट और हमारे हम्म। सामने भी बहस हुई। हम्म। तो चलता रहा। उन्होंने फिर हम्म। फैसला सुरक्षित रख लिया। हम्म। वकील हमारे जो जज साहब थे वो फैसले को सुरक्षित रख के और हम्म। 2 महीने के लिए बाहर चले गए घूमने। हम्म। उस बीच में हम लोगों को बहुत सारे ऑफर्स आई थी, हम्म। लेकिन हमने सर ऑफर मानने से इनकार कर दिया था कि हमने कि भाई हम हम्म। जनता के आदमी है, जनता के लिए लड़ना है, जनता के ही काम करें। हम्म। उनको भी लालच दिया होगा तो हमें लगा कि शायद हमारे जज साहब ना कहीं इसमें बिक गए हम्म। हो, भाई डीएनडी वालों ने पैसा दे दिया हो और हम्म। 2 महीने के लिए घूमने चले गए, हो सकता है कुछ भी हो हम्म। सकता है। हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आए। हम्म। तो हमारी जब वो छुट्टी से आ गए घूम के, तो उन्होंने हम्म। हमें डेट लगाई 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को वापस लौटे हुए। 18 अक्टूबर 1916 को, दो हजार 2016, सोलह हाँ। 2016 जब वो वापस लौटे तो हमें डेट लगी 26 तारीख, 26 अक्टूबर के, ये फैसले की डेट है। तो हम्म। हमने अपने वकील साहब से कहा कि वकील साहब आप ही चले जाना, 2 महीने की जज साहब छुट्टी काट आए, लगता है फैसला हमारे पक्ष में तो आएगा नहीं। हम्म। तो हम लोग नहीं गए उस डेट पे। हमारे वकील साहब वहां पर पहुंच गए हाँ। और शाम को 4 बजे हमारे केस की सुनवाई हुई। हम्म। 26 अक्टूबर दो दो हजार हजार सोलह सोलह हम्म। जी, वहां पर सुनवाई हुई तो धड़ाधड़ फोन मेरे फोन में बजने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मैंने क्या हो गया भाई, कि टीवी में आ गया कि डीएनडी फ्री। उन्होंने हम्म। इतना जबरदस्त फैसला दिया जज साहब ने, डीएनडी उसी वक्त फ्री हो गया। हम्म। फ्री होने के बाद हम सब लोग गए वहां पर डीएनडी पे, हमने वहां जाके सब वो हटवा दिए और वहां पर हम्म। डीएनडी को फ्री करवा दिया, पूरे टीवी चैनल सारे उस पे हम्म। आ गए। फिर हमने तुरंत अपने बेटे को, मेरा बेटा भी वकील है, हमने हम्म। उसको कहा कि आप धीरे जाइए यहाँ सुप्रीम कोर्ट और केवीएट लगा दी। हम्म। तो उन्होंने वहां पर केवीएट लगा दी। फिर हम्म। कैप्टन विकास गुप्ता जी ने भी वहां पर केवीएट लगा दी, हालांकि वो पार्टी नहीं थे उसमें, पार्टी हम ही थे। हम्म। अगले दिन सुबह ही 27 तारीख को वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके बहुत सारे वकील फिर पहुंच गए, मनु शेख सिंघवी सिंघवी जी और सिद्धार्थ हम्म। लूथरा जी और पता नहीं कितने बड़े बड़े वकील थे। वो हम्म। पहुंच गए वहां पर और वहां पर बहस हुई। तो हमारे रंजीत सक्सेना जी बेचारे कार से इलाहाबाद से रात में 1:30 बजे मेरे यहाँ आकर रुके और हम्म। सुबह को वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए मेरे बेटे के हम्म। साथ। हम्म। वहां जाकर जब पहुंचे डेट में, तो वहां बहस हुई। तो जो पहले वहां पर जज रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हाँ। फिर यहाँ पर वो बन गए थे, सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। हम्म। वो भी वहां पर थे और ठाकुर साहब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हाँ। तो उन्होंने, उनकी बेंच में सुनवाई हो रही थी, तो हमारे डीएनडी वालों ने जाकर कहा कि साहब हमें तो बड़ा नुकसान हो गया, आप हमारे को डीएनडी को फ्री करो, इससे हमें लगाने दीजिए टैक्स हम्म। जो है इस पे। हम्म। उन्होंने कहा भाई आपको कितना नुकसान है, कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। हम्म। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आपका बड़ा नुकसान हुआ है तो आपने कितनी सड़क बनाई, कहने लगे जी 9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है हमने, बहुत बड़ा काम किया है।
तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने 9 किलोमीटर सड़क बनाकर तो ऐसे बना दिया जैसे आपने चांद तक सड़क बना दी हो। इतना बड़ा हम्म। दावा कर रहे हैं आपके चांद तक सड़क बनाई हो आपने। हम्म। खैर वो उन्होंने करके फिर ये कहा कि इसके अगर आपको घाटा है तो सीएजी से जांच करा देते हैं। हम्म। सीएजी की जांच में अगर आपको घाटा है तो हम दोबारा टोल लगवा देंगे इस पे, और हम्म। घाटा नहीं है तो नहीं लगेगा। वो सीएजी हम्म। सीएजी जांच के आदेश कर दिए गए हम्म। उस पर। फिर वो खैर हम्म। फंस गए। हम्म। तो डीएनडी फ्री रहा, तब से फ्री हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील चल रही थी। अभी पिछले 2 महीने पहले को सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि उनकी वो सब अपील खारिज कर दी गई है। तो हम्म। ये लंबी लड़ाई थी। लंबी लड़ाई में नोएडा की जनता की जीत है, फोनरवा की जीत है। फोनरवा उस वक्त स्ट्रॉन्ग काम कर रही थी, और हमारे एन धवन साहब जो है वो पूरे पेपर हम्म। का पूरा काम करते थे, जो मेरे साथ मेरे महासचिव रहे हैं। हाँ उन्होंने हाँ। बड़ा काम किया है, मैं उनको उसका श्रेय देता हूँ कि हम्म। जितना लिखने पढ़ने में उन्होंने काम किया है। हम्म। तो मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और उन वकील साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे अब, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस लड़ाई को लड़ा। और डीएनडी ने वकीलों की फीस 197 करोड़ इसकी दिखाई थी उन्होंने, कि इतनी वकीलों को फीस उन्होंने पे की है इस केस में। ओहो। 197 CR, जबकि हम्म। हमारे तो 10 लाख भी नहीं खर्च हुए, और हमने हम्म। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। हमारे जो फोनरवा की टीम के सदस्य थे उन्होंने ही अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके इस लड़ाई को लड़ा हम लोगों ने। हम्म। और ये लड़ाई बड़ी अच्छी कामयाब हुई। और इस कामयाबी के पीछे मैं नोएडा की जनता को श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा साथ दिया। जी। सिंह साहब, एक चीज और बताइए कि नोएडा 50वें वर्ष में एंट्री कर रहा है। यहाँ जब नोएडा शुरू हुआ था तब डीटीसी की बसें चलती थी नोएडा में, और जी। पूरे शहर को कवर करती थी। और जी। वो 1 रुपए में डीटीसी की डिपो नोएडा को सेक्टर 16 में नोएडा प्राधिकरण ने उनको दी थी। अचानक प्राधिकरण का ध्यान डीटीसी डिपो से क्यों हट गया और अपनी बसें बंद हो गई? पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये इस बारे में भी कभी आपकी बात हुई कि डीटीसी की बसों को क्यों नहीं पूरे शहर में चलवाया जाता? देखिए, डीटीसी की बसों के बारे में तो हम लोगों ने नहीं बात की, लेकिन बसों के लिए हमने इनसे जरूर पिछले 3 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं कि नोएडा को जब तक, ये तो हम लड़ाई पहले से ही लड़ रहे हैं कि नोएडा को इंटर सेक्टर कनेक्टिविटी दीजिए आप लोग। अभी नोएडा में किसी भी सेक्टर के लिए कोई बस चालू नहीं है। अभी भी 4-6 महीने पहले भी हम लोग यहाँ सीओ साहब से मिले थे। हमने हम्म। तब भी कहा था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ग्रेप लागू हो जाता है। हमारी हम्म। दिल्ली में ग्रेप लागू होता ही नोएडा में भी ग्रेप लागू हो जाता है। यहाँ हम्म। पर 4 साल 6 साल पुरानी कारों को ले जाना मुश्किल हो जाता है, और आपने कोई कनेक्टिविटी दे नहीं रखी है नोएडा के अंदर। तो हम हम्म। लोगों ने अनुरोध किया था कि यहाँ पर हर सेक्टर के लिए कनेक्टिविटी आप बसें दे दीजिए, चाहे वो कोई सी भी बस हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, रोडवेज की हो, कोई भी बस होनी चाहिए। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा को हर सेक्टर की कनेक्टिविटी के साथ जोड़िए। तो उन्होंने हमें 4 महीने से वो ये कहते आ रहे हैं कि बस 500 बसें आ रही हैं, हमारी 500 बसें हमारी आ रही हैं। हम्म। थोड़े दिन पहले मेट्रो, नोएडा मेट्रो ने भी बसें चालू की थी। वो हम्म। बसें भी मेरे ख्याल 2-3 महीने चलाकर बंद कर दी। मेट्रो हम्म। की भी कोई बसें चलती नहीं दिख रही हैं। डीटीसी हम्म। की कोई बसें चलती नहीं दिख रही हैं। यूपी रोडवेज की कोई बस नहीं चलती दिख रही हैं। प्राइवेट कोई बसें नहीं चलती दिख रही हैं। यहाँ हम्म। पर केवल केवल जो ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों की मनमानी तानाशाही, उनकी वजह से ही सारे वो पकड़ पकड़ के लोगों को, सवारियों को अपने बस में, उसमें ऑटो में खींच के ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। वो हम्म। 12-14 साल के बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं होते वो ऑटो चला रहे हैं। तो हम्म। ट्रैफिक की व्यवस्था तो नोएडा में बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। यहाँ पर जब तक बसें, 400-500 बसें जब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों को नहीं टच करेंगी, तब तक यातायात की व्यवस्था होगी नहीं। अब देख लीजिए, गोल्ड सिटी है, इस वहां से नोएडा आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जा नहीं सकते। तो ये सारी बिल्कुल। समस्याएं, नोएडा बसता चला गया लेकिन सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल। कूड़े का आज तक निस्तारण की कोई जगह आज तक नहीं की जा रही सिंह साहब, कि अब कूड़े मुझे का आपको निस्तारण रोकना होगा। रोकना पड़ेगा, समय सीमा मेरी पूरी हो रही है। और बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बातें हुई। नोएडा शहर को 50वें वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप लोगों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने नोएडा वासियों से आपकी उस चर्चा को जोड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। धन्यवाद विनोद जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। थैंक यू।